नमस्कार। आज हम एवरब्लिंक हेल्थकेयर के एक शोध पर बात कर रहे हैं, मस्तिष्क संतुलन की बहाली। मतलब क्या हम दिमाग को ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अल्जाइमर, पार्किंसंस, स्ट्रोक, ये बीमारियां जिन्हें हम लंबे समय से सोचते थे कि भाई इनका कोई पक्का इलाज नहीं है, पर अब कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। न्यूरो रीजनरेशन, है ना, तंत्रिकाओं का दोबारा बनना। सही कहा। इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे, क्योंकि ये बीमारियां न सिर्फ बहुत आम हैं, बल्कि बहुत गंभीर भी हैं। और जैसे जैसे आबादी की उम्र बढ़ रही है, इनका बोझ वो तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां मतलब सीधी भाषा में कहें तो दिमाग की कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। अच्छा। तो नतीजा क्या होता है? अल्जाइमर में याददाश्त चली जाती है, पार्किंसंस में हाथ कांपते हैं, चलने में दिक्कत होती है, आवाज चली जाती है। लेकिन जहां ये सब क्षय हो रहा है, वहीं अब पुनर्जनन की भी एक उम्मीद है। ठीक है, तो ये पुनर्जनन, ये न्यूरो रीजनरेशन, इसको थोड़ा और खोलते हैं। मतलब क्या है इसका, कैसे होता है ये? देखिए, न्यूरो रीजनरेशन का मतलब है दिमाग में जो कोशिकाएं मर गई हैं या खराब हो गई हैं और उनके जो कनेक्शंस हैं, उनको या तो रिपेयर करना या फिर से बनाना। ओके। और इसमें ना आजकल 3 मुख्य तरीकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहला है स्टेम सेल थेरेपी। हाँ, स्टेम सेल्स, इनके बारे में काफी सुना है। ये कैसे मदद करती हैं? हाँ, तो स्टेम सेल्स एक तरह से मास्टर सेल्स होती हैं। ये शरीर में जाके कई अलग अलग तरह की कोशिकाएं बन सकती हैं। अच्छा। तो पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स मर जाते हैं। तो कोशिश ये है कि स्टेम सेल से वो न्यूरॉन्स बनाए जाएं और उनको बदला जाए। अल्जाइमर और स्ट्रोक में भी यही उम्मीद है कि ये डैमेज हुए टिश्यू को ठीक कर सकती है। पर हाँ, इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं अभी। क्या मुश्किल है? जैसे इन्हें सही जगह तक पहुंचाना, फिर ये देखना कि शरीर इन्हें रिजेक्ट ना करें, और सबसे जरूरी कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हो। मतलब काम अभी चल रहा है। समझ गया। और दूसरा तरीका आपने बताया जीन थेरेपी, ये कैसे काम करती है? हाँ, जीन थेरेपी, ये भी बहुत दिलचस्प है। इसमें क्या करते हैं कि या तो कोई खास जीन दिमाग में डालते हैं या जो खराब जीन है उसे ठीक करते हैं। अच्छा। इसका मकसद ये हो सकता है कि दिमाग खुद अपनी सुरक्षा करने लगे, जैसे कोई प्रोटेक्टिव प्रोटीन ज्यादा बनाने लगे, या फिर जो हानिकारक बदलाव हो गए हैं जीन में उनको दबाया जाए, या फिर कोशिकाओं की जो अपनी अंदरूनी मरम्मत की प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए। कुछ शुरुआती ट्रायल्स हुए हैं पार्किंसंस और कुछ खास तरह के अल्जाइमर में, और उनमें फंक्शन में सुधार दिखा भी है। वाह। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है लक्षित दवाएं, मतलब टारगेटेड मेडिसिन्स। अब वैज्ञानिक ये बेहतर समझ रहे हैं कि न्यूरॉन्स मरते क्यों हैं, वो कौन से मॉलिक्यूलर रास्ते हैं जो इसमें शामिल हैं। अच्छा, मतलब जड़ तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो इस समझ के आधार पर ऐसी दवाएं बन रही हैं जो सीधे उन्हीं रास्तों पर असर करती हैं, जैसे दिमाग में सूजन कम करना। हाँ, सूजन तो कई बीमारियों में एक वजह होती है। सही। या फिर वो जो हानिकारक प्रोटीन जमा हो जाते हैं ना दिमाग में, जैसे टाउ या अमाइलॉइड, अल्जाइमर में जिनकी वजह से गुत्थियां बन जाती है, उनको बनने से रोकना। और कोशिकाओं के बीच जो कनेक्शंस होते हैं, सिनैप्स, उनको बचाना। तो ये दवाएं ज्यादा सटीक होती होंगी। हाँ, बिल्कुल। और ये सब कुछ हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है, जिसे कहते हैं प्रिसिजन न्यूरोलॉजी। प्रिसिजन न्यूरोलॉजी, ये क्या है? इसका मतलब है कि हम बायोमार्कर यानी शरीर के अंदरूनी संकेतों और एडवांस स्कैनिंग तरीकों से इन बीमारियों का पता अब शायद लक्षण दिखने से काफी पहले ही लगा सकते हैं। क्या बात है? लक्षण दिखने से पहले? हाँ, सोचिए जरा। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्दी दखल दे सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। तो इलाज भी ज्यादा असरदार होगा। और सिर्फ असरदार नहीं, बल्कि पर्सनलाइज भी होगा। मतलब हर व्यक्ति की जेनेटिक बनावट, उसके माहौल, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक खास ट्रीटमेंट प्लान। ये अब कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इलाज का नया तरीका बन रहा है। ये तो वाकई जबरदस्त है। क्या इसके कुछ असल उदाहरण हैं? मतलब क्या मरीजों को सच में फायदा हो रहा है? हाँ, शुरुआती नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं। जैसे अल्जाइमर के कुछ ट्रायल्स में स्टेम सेल और न्यूरो प्रोटेक्टिव दवाओं से याददाश्त में सुधार देखा गया है। अच्छा। पार्किंसंस के कुछ मरीजों में जब स्टेम सेल से बने डोपामाइन न्यूरॉन्स लगाए गए तो उनके चलने फिरने की क्षमता, मोटर कंट्रोल, उसमें सुधार आया। और स्ट्रोक के बाद जो लोग उभर रहे हैं, उनमें कुछ नई तकनीकें हैं, जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन। इनसे बोलने और चलने फिरने की क्षमता वापस लाने में मदद मिल रही है। तो हाँ, उम्मीद तो काफी है।
ये सुनकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी प्रगति हो रही है, लेकिन अक्सर जब नई तकनीकें आती हैं तो कुछ सवाल भी उठते हैं ना, नैतिक सवाल या दूसरी चिंताएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उपचार उम्मीद तो जगाते हैं, पर कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन पर हमें सोचना ही होगा। जैसे ये स्टेम सेल्स, ये नैतिक रूप से कहाँ से आएं? फिर जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनमें लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस उम्मीद और असलियत के बीच संतुलन कैसे बनाएं? कहीं झूठी उम्मीदें तो नहीं बंध रही? हाँ, ये भी जरूरी है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महंगे इलाज, क्या ये सभी के लिए उपलब्ध होंगे या सिर्फ कुछ ही लोग इनका फायदा उठा पाएंगे? ये सामाजिक समानता का भी सवाल है। सही कहा, ये सिर्फ मेडिकल सवाल नहीं है, ये सामाजिक सवाल भी है। मतलब सोच बदल रही है कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है, शायद मरम्मत हो सकती है। बिल्कुल, हम उस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से ना एक और बड़ा विचार सामने आता है। क्या? कि अगर हम भविष्य में वाकई बड़े पैमाने पर दिमाग के स्वास्थ्य को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और लोगों की सोचने समझने की क्षमता में गिरावट को रोक पाते हैं या धीमा कर पाते हैं, हाँ, तो हमारे समाज को इसके लिए कैसे तैयार होना होगा? मतलब जब लोग ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे तो हमारे काम करने के तरीके, रिटायरमेंट की उम्र, देखभाल की व्यवस्था, इन सब पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें अभी से सोचना शुरू करना होगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हाँ, ऐसा है कि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शायद हृदय पुनर्जनन जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी ही कुछ बातें चल रही हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।